हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। झारखंड पुलिस में 23,000 पदों पर आने वाली है वैकेंसी। झारखंड पुलिस में कुल 82,277 पदों में से वर्तमान में 23,673 पद खाली है। ये रिक्तियां पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से इंस्पेक्टर पद तक की है। राज्य सरकार के मुताबिक सीधी भर्ती और प्रोन्नति के जरिए ये रिक्तियां भरी जानी है। पुलिस में चतुर्थ वर्गीय आरक्षी और दरोगा के तौर पर सीधी बहाली होती है। वहीं आरक्षी से जमादार, जमादार से दरोगा और इंस्पेक्टर के रिक्त पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। इन खाली पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार जल्द विभागों को अधियाचना भेजेगी। पुलिस व समकक्ष पदों पर एक साथ होगी बहाली। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस में आरक्षी व आरक्षी के सभी समकक्ष पदों मसलन उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, वनरक्षी, होमगार्ड में आरक्षी के पदों पर संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर नए संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का गठन किया है। राज्य सरकार के मुताबिक नई नियमावली गठित किए जाने के बाद आरक्षी के पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है, जिसके अनुसार पूर्व आवेदकों को प्रथम संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में शुल्क के साथ साथ उम्र सीमा में छूट दी गई है। आरक्षी व समकक्ष पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार अब अधियाचना भेजेगी। यह विषय अभी प्रक्रियाधीन है। हालांकि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में लिखित परीक्षा का आयोजन होना है। इस परीक्षा प्रक्रिया में पूरी होने के बाद ही रिक्तियों को नए संयुक्त भर्ती नियमावली के जरिए ही भरा जाएगा। झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून का कहर लगातार जारी है। राज्य के हर जिले में जमकर बारिश हो रही। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल यानी शुक्रवार और शनिवार को राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 अगस्त को तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है, जिसका काफ़ी असर रांची में भी देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेतों में जाकर किसानों से की बातचीत। कहा, किसान खुशहाल होगा तो राज्य समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खेती किसानी से लगाव जग जाहिर है। इसकी वानगी शुक्रवार को एक बार फिर देखने को मिली, जब उन्होंने रामगढ़ के नेमरा स्थित अपने पैतृक आवास से निकलकर खेतों में काम कर रहे किसानों के बीच पहुंचकर धान रोपनी की प्रक्रिया का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि न केवल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि यह हमारी पहचान, अस्मिता, संस्कृति और परंपरा की भी वाहक है। उन्होंने यह भी कहा कि जब किसान खुशहाल होगा तभी राज्य और देश समृद्ध होंगे। हमारी सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बारिश का मौसम है और खेतों में धान की बुआई हो रही है। मुख्यमंत्री ने खेतों में जाकर धान रोपाई कर रही स्थानीय महिलाओं से संवाद किया और खेती के ताज़ा हालात पर जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों की हरियाली किसानों की कड़ी मेहनत को दर्शाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब फसलें लहलहाएंगी तो यह किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। किसानों को मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर खुशी हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और उसके तहत कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे इन योजनाओं से जुड़े और अपने को सशक्त बनाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को जो भी परेशानी हो उसका निराकरण सरकार द्वारा किया जाएगा। चाईबासा के सरांडा में आईईडी ब्लास्ट, घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची, अस्पताल में चल रहा इलाज। झारखंड के चाईबासा जिले के सारांडा जंगल के दीघा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं। दोनों जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इस घटना की पुष्टि की है। घटना शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को सुबह करीब 11 बजे चाईबासा जिले के जराय किला क्षेत्र के पास सारांडा जंगल में हुई। कोबरा बटालियन 209 के जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा पहले से बिछाए गए आईईडी के चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। घायलों की पहचान राम प्रवेश सिंह और छोटू कच्छाप है। घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रांची के राज अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही। झारखंड पुलिस के आईजी मनोज कौशिक ने घायल जवानों का हाल जानने के लिए राज अस्पताल का दौरा किया। घायल जवानों की पहचान राम प्रवेश सिंह और छोटू कच्छाप के रूप में हुई है।
दोनों को रांची हेलीपैड से राज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। पुलिस के अनुसार दोनों जवान छर्रा चोटों से पीड़ित है, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जंगल में आईईडी बिछाया था। इस घटना के बाद इलाके में तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया है। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। रांची में सादगी से मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस और रक्षाबंधन इस वर्ष 9 अगस्त को एक साथ मनाए जाएंगे। एक जहां भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है, वहीं दूसरा आदिवासी समाज की एकजुटता और अधिकारों के लिए जागरूकता का प्रतीक है। इस दिन आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए वैश्विक मंच पर अपनी आवाज़ बुलंद करता है। सामाजिक कार्यकर्ता के अनुसार सिरमटोली सरना स्थल से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पैदल मार्च निकालने का कार्यक्रम था, जिसे शोक के चलते रद्द कर दिया गया। वहीं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर धरती आबा को माल्यार्पण करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस का भव्य आयोजन करने की घोषणा पहले की गई थी। हालांकि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कई संगठनों ने इसे सादगी और श्रद्धांजलि के रूप में मनाने का फैसला लिया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 स्कूटी सवार नाबालिग युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की दर्दनाक मौत। गिरिडीह के कोलडीहा के पास शुक्रवार अहले सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक नाबालिग की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान पहाड़ी डी निवासी मोहम्मद कुर्बान अंसारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तीनों नाबालिग स्कूटी पर सवार होकर मॉर्निंग वॉक के लिए गिरिडीह स्टेडियम जा रहे थे। इसी दौरान कोलडीहा पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कुर्बान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अनंत फनन में सदर अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने कुर्बान को मृत घोषित कर दिया। घटना में आक्रोशित लोगों ने शव को कोलडीहा मस्जिद के पास रखकर सड़क को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं बीडीओ गणेश रजक भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हादसे के लिए तेज रफ्तार और लापरवाह ट्रक चालक जिम्मेदार है, जिसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। पुलिस ने ट्रक और चालक की तलाश शुरू कर दी है। झारखंड में भाषा शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 1059 अभ्यर्थी सफल घोषित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत भाषा विषय के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 में भाषा शिक्षक के 4991 रिक्त पदों को भरने के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। जारी परिणाम के अनुसार कुल 1059 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। जेएसएससी परीक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। सफल घोषित 1059 अभ्यर्थी में से 959 गैर पारा शिक्षक है, जबकि 100 पारा शिक्षक उम्मीदवार सफल हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गैर पारा अभ्यर्थी का प्रदर्शन इस बार अपेक्षाकृत बेहतर रहा। परिणाम में पलामू जिला से सर्वाधिक 97 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है। इसके बाद रांची और गिरिडीह जिले के उम्मीदवारों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। वहीं साहिबगंज जिले से मात्र 15 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके हैं। 4991 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कुल 1602 अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। इनमें से 1059 उम्मीदवार अंतिम रूप से सफल घोषित किए गए हैं। अब इन चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया जल्द ही आयोजित की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम नियुक्ति सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर उम्मीदवारों की जिलावार पदस्थापना की जाएगी। यह परिणाम राज्य के उन हजारों अभ्यर्थी के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। से गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने किया एनएच जाम। पश्चिम सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड की कराईकेला थाना क्षेत्र की लाडूपदा गांव में शटडाउन को लेकर बिजली ट्रांसफार्मर का फ्यूज बांधने के दौरान करंट की चपेट में आने से
घायल हुए बिजली मिस्त्री लोपा पहाड़ गांव निवासी श्याम सुंदर रजक की गुरुवार की शाम जमशेदपुर में टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे मृतक श्याम सुंदर रजक के परिजनों व ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इसे लेकर शुक्रवार दोपहर श्याम सुंदर रजक के परिजनों व लोटा पहाड़ के ग्रामीणों ने रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75 पर चक्रधरपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के समीप सड़क जाम कर दी। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। शाम 4:30 बजे तक ग्रामीण सड़क जाम कर बैठे हुए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के प्रति जमकर नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग में कार्यरत शंभू विश्वकर्मा की लापरवाही के कारण ही श्याम सुंदर रजक की मौत हुई है। उसने ही शटडाउन लेने के बावजूद लाइन चालू कर दी थी, जिसकी वजह से श्याम सुंदर रजक की जान चली गई। इसके बावजूद बिजली मिस्त्री शंभू विश्वकर्मा पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही बिजली विभाग के किसी भी वरीय अधिकारी ने मृतक के परिजनों से संपर्क नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि बिजली विभाग लापरवाही बरत रही है। मृतक श्याम सुंदर रजक के परिजनों व स्थानीय ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। ग्रामीणों की मांग थी कि मृतक के परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजे की राशि देने व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे थे। वहीं सड़क जाम करने वालों को समझाने के लिए डीएसपी शिवम प्रकाश व चक्रधरपुर थाना के अधिकारी व जवान पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए थे। रांची डीसी ने की बैठक, स्वतंत्रता दिवस व कानून व्यवस्था पर खास जोर। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजयंत्री ने शुक्रवार को समरालय सभागार में जिले के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अब हर महीने ऑनलाइन जिला स्तरीय कानून व्यवस्था की बैठक होगी, ताकि समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। मोहराबादी मैदान में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। उन्होंने संबंधित विभागों को समय से सभी काम पूरे करने को कहा। समरालय में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही समरालय के आसपास से अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया गया है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजा अब सीधे बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उपायुक्त ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना और मुख्यमंत्री मैया समान से स्वावलंबन योजना की प्रगति की समीक्षा की। रक्षाबंधन के मौके पर योजना के लाभुक को समान राशि देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। JSLPS को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जमीन विवाद के मामले को निपटाते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता रखने पर जोर दिया गया। इसके अलावा समरालय परिसर की सफाई प्रखंड स्तर पर पहचान पत्र जारी करने और DMFT से हो रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा हुई। हरमू अरगोड़ा व शाहजानंद चौक का सुंदरीकरण होगा, 14 करोड़ की मंजूरी। राज्य सरकार ने राजधानी रांची के 3 चौकों के सुंदरीकरण को स्वीकृति दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू ने पर्यटकीय विकास के आधार पर अरगोड़ा, हरमू और शाहजानंद चौक के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने जुडको को स्वीकृत चौराहों के सुंदरीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। कहा कि चौक चौराहों के आकर्षक रहने से शहरवासी एवं अंगतुकों के मानस पटल पर शहर की अच्छी छवि बनेगी। हरमू चौक के लिए 5 करोड़ 44 लाख रुपए, अरगोड़ा चौक के लिए 4 करोड़ 26 लाख और शाहजानंद चौक के लिए 4 करोड़ 2 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। प्रधान सचिव ने कहा कि 3 चौक चौराहों के सुंदरीकरण के तहत सुव्यवस्थित गोलंबर बनाया जाएगा। इसके कायाकल्प के तहत फव्वारे, सुंदर फूल, आकर्षक पौधे और झारखंड के वृक्ष भी लगेंगे। हरे भरे विदेशी घास से लैंडस्केपिंग की जाएगी। अरगोड़ा चौक के वर्तमान 8 मीटर की गोलाकार को बढ़ाकर 18 मीटर तक, शाहजानंद चौक के गोलंबर को 6 से बढ़ाकर 24 फीट किया जाएगा। हरमू चौक पर अंडाकार स्वरूप दिया जाएगा। इससे यातायात संचालन में सुविधा होगी, निर्बाध परिवहन होगा। चौराहों पर लगे वर्तमान मूर्तियों को बड़े प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जाएगा। शेड युक्त विश्राम स्थल राहगीरों के लिए होगा। आरामदेह फुटपाथ भी नवीकरण के तहत रहेगा। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग तेज, झारखंड से उठी आवाज अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और जनजातीय आंदोलन के प्रतीक शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ रही है। 81 वर्षीय दिसोम गुरु का 4 अगस्त को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया था, जिससे पूरे झारखंड में शोक की लहर फैल गई। उनके निधन के बाद अब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनमानस तक गूंज रही है। सबसे पहले झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह मांग की थी, जिससे अब व्यापक समर्थन मिलने लगा है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि दिसोम गुरु ने अपना जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने न सिर्फ झारखंड आंदोलन को मजबूती दी, बल्कि आदिवासी समुदाय को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम भी किया। मंत्री ने भारत रत्न को उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि बताया। इस मांग को झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव के रूप में लाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे ने भी इस मांग को पूरी तरह उचित बताते हुए कहा कि शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। उनका सामाजिक योगदान देश के लिए प्रेरणादायक रहा और इतिहास उन्हें सदैव सम्मान के साथ याद रखेगा। शिबू सोरेन के सम्मान में न सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर के राजनीतिक दलों से आवाजें उठ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि गुरुजी के प्रयासों के बिना झारखंड राज्य की कल्पना अधूरी होती। उन्होंने राज्य निर्माण की नींव रखी और आदिवासी हितों के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। मंत्री रामदास सोरेन का हाल जानने दिल्ली पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शुक्रवार को दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन से उनके उपचार की प्रगति और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। चिकित्सकों से मिलने के बाद राज्यपाल ने रामदास सोरेन के परिवारों से भी भेंट की और कहा कि हम सभी ईश्वर से उनके शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। गौरतलब है कि मंत्री रामदास सोरेन बीते शनिवार 2 अगस्त को अपने घर के बाथरूम में गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में उनके सिर और हाथ में चोट आई थी। वहीं बहुत ज़्यादा खून बह जाने और सिर में ब्लड क्लॉटिंग के कारण 2 अगस्त को ही एयरलिफ्ट कर जमशेदपुर से दिल्ली इलाज के लिए भेजा गया था और तब से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा रामदास सोरेन के स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखा जा रहा। कार मालिक को हेलमेट नहीं पहनने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस ने कार मालिक अनिल कुमार सिंह पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही इससे संबंधित चालान भेजकर हेलमेट नहीं पहनने के जुर्म में लगाए गए जुर्माने की राशि को जमा करने का आदेश दिया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से 5 अगस्त को कार मालिक के मोबाइल नंबर पर भेजे गए चालान में एक स्कूटर सवार की तस्वीर भी भेजी गई है। इस स्कूटर पर अनिल कुमार सिंह के कार का नंबर लिखा हुआ है। भारत सरकार के पोर्टल के अनुसार यह नंबर कार का है। कार का रजिस्ट्रेशन 29 मार्च 2019 को हुआ है। कार मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। सीएम हेमंत ने कहा, बाबा दिसोम गुरु के हर सपने को पूरा करेगा उनका बेटा। सीएम हेमंत ने अपने पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन के हर पल को यादों में सजोए हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में एक भावुक पोस्ट किया, लिखा कि बाबा दिसोम गुरु के हर सपने को पूरा करेगा उनका बेटा। हमारे वीर पुरखों का संघर्ष और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरे पोस्ट में सीएम हेमंत सोरेन ने वीर शहीद निर्मल महतो का नमन किया। उन्होंने लिखा कि वीरों और क्रांतिकारी की वीर भूमि है हमारा झारखंड। इसी वीर भूमि के वीर माटी पुत्र महान झारखंड आंदोलनकारी अमीर वीर शहीद निर्मल महतो जी के शहादत दिवस पर शत शत नमन। वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे, झारखंड के वीर अमर रहे। झारखंड सीएमओ के एक्स हैंडल पर भी एक पोस्ट साझा किया गया। पोस्ट के साथ सीएम हेमंत की एक तस्वीर भी है, जिसमें वो कुर्सी पर बैठकर काम करते नजर आ रहे। फोटो के साथ लिखा कि पिता साथ नहीं है, शोक में डूबा है बेटा, फिर भी राज्य के मुखिया अपना परम कर्तव्य निभा रहे हैं। इधर दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके परिवार और अनुयायियों ने पारंपरिक तरीके से 3 कर्म का आयोजन किया। अब 15 अगस्त को 10 कर्म और 16 अगस्त को एक 10 संस्कार होगा। जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले अनुयायियों और गण्यमान्य व्यक्तियों के लिए व्यापक तैयारियां में शुरू कर दी है। शिल्पी नेहा तिर्की ने किया कृषि निदेशालय का औचक निरीक्षण। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांकेर रोड स्थित कृषि निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने निदेशालय के विभिन्न कक्षों का भ्रमण कर
कर्मियों और अधिकारियों से उनके कार्यों की जानकारी ली। इस क्रम में वह किसान कॉल सेंटर भी पहुंची और वहां किसानों की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी ली। किसान कॉल सेंटर में निरीक्षण के दौरान मंत्री ने एक किसान को अपने निजी मोबाइल नंबर से कॉल कर यह जानने का प्रयास किया कि उनकी शिकायत का समाधान हुआ या नहीं। किसान ने बताया कि उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि कॉल सेंटर का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं बल्कि समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसान कॉल सेंटर को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके। औचक निरीक्षण के बाद मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राज्य में हालिया अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों को 100% अनुदान पर लेट खरीफ बीज उपलब्ध कराया जाए। सरगुजा, अरहर, कुर्थी समेत अन्य फसलों के बीज का वितरण अगस्त महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाए। जिन किसानों की फसल क्षति की रिपोर्ट उपलब्ध है उन्हें बीज वितरण में प्राथमिकता दी जाए। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार रबी फसल का बीज वितरण केवल लेम्स पैक्स के जरिए नहीं किया जाएगा। अब लाइसेंस प्राप्त निजी बीज विक्रेता भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। 750 करोड़ के जीएसटी घोटाले में मुंबई के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी। जीएसटी घोटाले में मुंबई के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। ईडी ने 7 अगस्त को जीएसटी घोटाले से जुड़े 6 लोगों के कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। इसमें से 5 लोगों के ठिकाने पर छापेमारी 7 अगस्त की देर रात समाप्त हो गई। ईडी ने 7 अगस्त को रांची के श्याम ठक्कर, जमशेदपुर के ज्ञानचंद जायसवाल, सरायकेला के पांचानंद सरदार, धनबाद के चीनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल और मुंबई के अंकेश जैन उर्फ मलिक जी के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। 7 अगस्त को छापेमारी के दौरान ईडी को अंकेश जैन के मुंबई में ही और ठिकानों की जानकारी मिली। अंकेश जैन के नए ठिकानों पर ईडी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। 750 करोड़ के जीएसटी घोटाले में जारी छापेमारी के दौरान ईडी को गलत तरीकों से इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ लेने से संबंधित दस्तावेज मिले थे। ईडी ने छापेमारी के दायरे में शामिल किए गए व्यापारियों के ठिकाने से डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त कर लिया है। रांची रेलवे स्टेशन पर 24/7 मेडिकल फैसिलिटी सेंटर का शुभारंभ। रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शुक्रवार को एक 24/7 मेडिकल फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस सेंटर को TRY NGO द्वारा संचालित किया जाएगा और इसका उद्देश्य स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और आम नागरिकों को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर ब्रजेंद्र साहू, अपर मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर रवि सुधीर लड़का, राजकुमार गुप्ता सहित रेलवे और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस सुविधा केंद्र को दक्षिण पूर्व रेलवे के सहयोग से स्थापित किया गया है। TRY संस्था के सचिव उदय दत्त ने कहा कि यह पहल यात्रियों को सफर के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे के सहयोग से हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मेडिकल सुविधा केंद्र हर दिन 24 घंटे खुला रहेगा, जिसमें यात्री के इलाज के लिए 3 डॉक्टर, 2 फार्मासिस्ट और 2 नर्सें तैनात रहेंगे। मेडिकल सुविधा केंद्र में यात्री मात्र 200 रुपये में प्राथमिक इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नीरज सिंह हत्याकांड मामले में जमानत दे दी है। संजीव सिंह करीब 7 सालों से जेल में बंद थे और उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष MA नियाजी ने कहा कि नीरज हत्याकांड की जांच सरकार की 2 एजेंसियों CID और स्थानीय पुलिस ने की थी। इस मामले में 3 अनुसंधानकर्ताओं ने जांच की है। इसके बावजूद भी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर अदालत से छुपाया गया ताकि पूरे मामले को अपने अनुसार मोड़ा जा सके और संजीव सिंह को फंसाया जा सके। अधिवक्ता नियाजी ने अपील दलील में कहा कि घटना की सबसे पहली जांच सरायडेला थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने की थी। उन्होंने 26 तारीख तक जांच की। इसके बाद चिरकुंडा थाना प्रभारी निरंजन कुमार तिवारी को जांचकर्ता नियुक्त किया गया। इस प्रकार एक साथ 2 अनुसंधानकर्ता जांच कर रहे थे। फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के आदेश पर SIT का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई ADG CID अजय कुमार सिंह कर रहे थे। इन सभी के बावजूद CID के किसी भी अधिकारी को चार्जशीट का
गवाह नहीं बनाया गया। कई महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत से छुपा लिया गया, जबकि सीआईडी ने संदिग्धों के स्केच भी जारी किए थे। आरोप पत्र में संजीव सिंह को घटनास्थल पर नहीं बल्कि षड्यंत्रकारी के रूप में पेश किया गया। यह सवाल उठता है कि पुलिस ने आरोप पत्र में अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान को किस आधार पर शामिल किया, जबकि किसी गवाह ने ना तो पुलिस के सामने और ना ही अदालत में ऐसा कोई बयान दिया था, जैसा अनुसंधानकर्ता ने चार्जशीट में लिखा। विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में भाषा व शब्दों का चयन निम्न स्तरीय एसपी को जारी किए गए निर्देश। विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब तैयार करने में कोई गलतियां नहीं हो, इसे लेकर जिले के एसपी को निर्देश दिए गए हैं। आईजी मुख्यालय के द्वारा सभी जिले के एसपी को पत्र लिखकर सूचित करते हुए कहा गया कि बीते 3 अगस्त को विधानसभा के प्रभारी मंत्री महोदय गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश विशेष रूप से विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब तैयार करने से संबंधित है। इन निर्देशों का उद्देश्य जवाबों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करना, ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो। एसपी को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया कि प्रतिवेदन की भाषा और शब्दों का चयन निम्न स्तरीय है, जिस वजह से उनके कई अर्थ और मायने जाए हैं। इसमें निर्देश देते हुए कहा गया कि भाषा और शब्दों का चयन आपके प्रतिवेदन की भाषा स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिनके कई अर्थ निकल सकते हों। यह सुनिश्चित करें कि आप जिस बात को कह रहे हैं उसका मतलब बिल्कुल साफ हो। भाषा का स्तर उच्च होना चाहिए ताकि जवाब में कोई अस्पष्टता ना रहे। प्रदेश कांग्रेस ने ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक की नियुक्ति की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संगठन सर्जन अभियान के तहत पंचायत स्तर पर संगठन की मजबूती एवं गठन के लिए जिलावार ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है। पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन एवं प्रभावशाली संचालन को सुनिश्चित करेंगे। नियुक्त पर्यवेक्षक नियमित रूप से संबंधित ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे। ग्राम पंचायत समिति कांग्रेस कमेटी के गठन और प्रभावशाली संचालन को जिला व प्रखंड अध्यक्षों के साथ समन्वय स्थापित कर सुचारू रूप से काम करेंगे। झारखंड में मौसम का कहर, वज्रपात से 7 लोगों की मौत, 6 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। झारखंड में बीते 24 घंटे में मौसम ने कहर बरपाया है। पलामू, खूंटी और चाईबासा जिले में आसमानी बिजली गिरने से कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। पलामू में धान की रोपाई के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की वज्रपात की चपेट में आने से जान चली गई। वहीं खूंटी जिले के तोरपा में 3 और चाईबासा में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि हुई है। मौसम विभाग ने आज भी झारखंड के 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। इसमें पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा और साहेबगंज शामिल है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। खासकर किसानों को बारिश के दौरान खेतों से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो कोल्हन प्रमंडल में भी आज वज्रपात के साथ भारी बारिश होगी। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और चाईबासा में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सरायकेला में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। सुरक्षा बलों ने जरायकेला में किया 3 नक्सल बंकर ध्वस्त, भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद। झारखंड पुलिस कोबरा 209 बटालियन और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 8 अगस्त को जरायकेला थाना क्षेत्र के हैंडकुली इलाके में सर्च अभियान के दौरान 3 नक्सल बंकरों को ध्वस्त कर भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की। यह अभियान छत्तीसगढ़ की सीमा के पास स्थित जंगली और पहाड़ी इलाके में चलाया गया। सुरक्षा बलों द्वारा ध्वस्त किए नक्सल बंकरों से निम्नलिखित सामग्री बरामद की गई है: तार सहित बैटरी, नक्सली हरी वर्दी, नक्सली काली वर्दी, जंगली जूता, पिट्ठू काला पटका, स्टील कंटेनर, काला पॉलीथीन और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री है। इस अभियान की शुरुआत 6 अगस्त को पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को गुप्त सूचना प्राप्त होने के बाद हुई थी। जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के उग्रवादी जरायकेला क्षेत्र में नक्सली सामग्री छिपाकर सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले की योजना बना रहे थे। इसके बाद 7 अगस्त को चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों द्वारा किए गए इस अभियान के बाद बरामद की गई सामग्री की जांच की जा रही और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। पुलिस द्वारा कहा गया कि इन नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जल्द इन उग्रवादियों के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी।
संयुक्त अभियान दल में चाईबासा पुलिस कोबरा, 209 बटालियन और सीआरपीएफ शामिल थे। अब तक की कार्रवाई में यह सफलता सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेगा। 16 साल से रसोइया का जिम्मा संभाल रही शिल्पी कुमारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सेवा से नहीं हटाया जाएगा। लोहरदगा सदर अस्पताल में बीते 16 वर्षों से रसोइया के रूप में कार्यरत शिल्पी कुमारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की एकल पीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि शिल्पी कुमारी को ना तो सेवा से हटाया जाएगा और न ही उन्हें किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के अधीन काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाए। शिल्पी कुमारी ने अपनी याचिका में कहा कि बीते 16 सालों से लगातार और निष्ठा के साथ अस्पताल में रसोइया की सेवा दे रही है, लेकिन अब प्रशासन उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत आउटसोर्सिंग के जरिए एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया में जुटा है, जिससे उनकी नियमित नियुक्ति की उम्मीदें, उनके अनुभव का वेटेज आरक्षण और उम्र में छूट जैसे लाभ खतरे में पड़ रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि उन्हें आज भी अनियमित और कम वेतन मिलता है, जबकि उनसे वही कार्य कराया जा रहा है जो विभाग के नियमित रसोइया करते हैं। उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की है। शिल्पी कुमारी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत में दलील दी कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमितीकरण के मानकों पर खरा उतरता है और इतने वर्षों की सेवा के बाद अब उन्हें अस्थायी नियुक्ति और सभी सेवा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूरी तरह अनुचित और शोषणकारी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल शिल्पी कुमारी के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी कर दिया और अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर 2025 तय कर दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।